Hello friends, today we are going to discuss about the animal tissue chapter. Actually, what is the animal tissue and what are the questions are framed for this chapter? We are going to discuss about these things. First of all, we have to discuss what is the tissue actually. टिश्यू क्या है? याद रखिए, टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल एंड देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, ओके, प्लस इसका इंटरसेलुलर सब्सटेंस है एंड ये जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं. सो इसे अपन टिश्यू कहने वाले हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे और सेल के साथ इनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा. जैसे कि मान लो कि कोई एक टिश्यू है जिसको अपन एपिथेलियल टिश्यू के एक एग्जांपल में लेते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू ये होगा, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो ना के बराबर होती है, जबकि बाकी जो टिश्यूज़ जो होते हैं वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होती है. अगर स्पेस है तो यहाँ पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होंगे. तो द ग्रुप ऑफ सेल्स विथ इट्स इंटरसेलुलर स्पेस एंड सब्सटेंस, उसको अपन क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. एंड द टिश्यूज जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं. अब क्या होगा कि अगर कोई एक टिश्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टिश्यू, तो टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं, याद रखना, वो जो सेल्स होते हैं या तो टिश्यू जो है वो सेम सेल्स से बना होता है या डिफरेंट सेल से बना होता है. यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक टिश्यू में सारे के सारे सेल्स सेम टाइप से बने होंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू में अपन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक फ्लूइड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वो है ब्लड. ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन ब्लड जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल से बना है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यानी कि टिश्यू जो होता है वो सेम सेल से भी बना होता है और डिफरेंट सेल से बना भी होता है. दूसरा, वो जो टिश्यू जिन सेल्स से बना है उनके फंक्शंस जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. फिर से वही एग्जांपल, दैट इज़ अ ब्लड. ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, आप देखो हर सेल के फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. लाइक WBCs जो है वो किस पे वर्क करेंगे? बॉडी को प्रोटेक्ट करने पर वर्क करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं. जबकि RBCs जो होते हैं वो किस में वर्क करते हैं? RBCs जो होते हैं वो O2CO2 ट्रांसफर में वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करते हैं. उसके अलावा जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं. तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं उनसे रेगुलेट होते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो कि हर सेल का फंक्शन क्या है? अलग अलग है. मतलब अगर मैं एक ब्लड की बात करूँ तो वो डिफरेंट फंक्शन कर सकता है. तो टिश्यूज़ के बारे में ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. नाउ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू जो है, इस टर्म को देने वाला कौन था? तो इस टर्म को देने वाला जो इंसान है वो है बाइचेट. कौन है? बाइचेट. और इन्हीं भाई साहब को अपन बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं. ओके. अच्छा, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं ये भी तो समझना ज़रूरी है कि भाई बाइचेट को अपन ने बोल दिया कि भाई ये बिचेट जो है वो भैया फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है. बट व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज़ बेसिकली, याद रखियो, स्टडी ऑफ टिश्यू. टिश्यू स्टडी को अपन कहते हैं हिस्टोलॉजी. आप मेडिकल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो इन जनरल एनाटॉमी में. ओके. नाउ हिस्टोलॉजी बराबर है स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी को अपन क्या कहते हैं? सॉरी, स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन कहते हैं हिस्टोलॉजी. लेकिन जब आप किसी टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं
तो इसे डिटेल स्टडी को अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसकी स्टडी करते हो, तो दैट इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू नोन एज द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एंड इसके जो फाउंडर है, वो फाउंडर बहुत ही फेमस है, दैट इज़ अ मार्सेलो मल्पीजी, है ना। ठीक है, इनको याद रखिएगा, मार्सेलो मल्पीजी। ही इज़ द फादर ऑफ सॉरी नॉट फादर बट फाउंडर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज़ अ बिचेट, एंड व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? दैट इज़ अ बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, so these are the general introduction of the tissue or the animal tissue, we can say. Now we are going to discuss about the in detail what are the tissue and basic tissue found in human body. So there are 4 basic tissues found in human body. Now which 4 these are? First one is a epithelial tissue. First one is a epithelial tissue. Second is a connective tissue. Third is a neural tissue. And fourth is a muscular. So whole body composed of this 4 type of basic tissue. Every organ, every system has these 4 basic tissues in their structures and the, we can say, functional anatomy or physiology. Okay, see, the neural tissue and muscular tissue जो है, उन दोनों को डिफरेंट चैप्टर में अपन कवर करेंगे। लाइक न्यूरल के लिए अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं और मस्कुलर के लिए अपन पढ़ते हैं मसल फिजियोलॉजी। इन दिस चैप्टर पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस 2 टिश्यू इन डिटेल, एपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है और कैसे इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। ओके, एपिथेलियल टिश्यू को किसने डिस्कवर किया था? देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ कि डच एनाटोमिस्ट थे जिसका नाम था रूसेच। किसने? रूसेच ने इसको डिस्कवर किया था। और एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली होता क्या है? देखो, एपिथेलियल का मतलब आप पता करो। सबसे पहले एपिथेलियल को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एपी और थेलियल, यानी कि किसी भी लेयर के ऊपर जो टिश्यू है, मान लो कि ये कोई लेयर है और लेयर के ऊपर जो टिश्यू है, इस टिश्यू को अपन बोलते हैं क्या? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि जो जगह एक्सपोज्ड होगी, चाहे इंटरनल और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सरफेसेस, एक्सपोज्ड सरफेसेस जो होते हैं, वहाँ पे ये होती है। तो लोकेशन में इसमें याद रखना है आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपोज्ड सरफेसेस जो है ऑफ बॉडी पार्ट, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होती है। अब जैसे कि एक चीज़ बाकी रहेगी बताने के लिए, देख लेते हैं। मैंने बताया कि जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, उनके फंक्शन सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक चीज़ जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, और वो होता है इन सेल्स का ओरिजिन। मतलब कि सेम अगर टिश्यू का आप हिस्टोलॉजी चेक कर रहे हो तो आप पाएंगे कि ये जो सारे के सारे सेल्स हैं, उनका ओरिजिन क्या होगा?
चाहे कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, बट ओरिजिन क्या होगा, हमेशा सेम होता है। ठीक है, उसी तरह से याद रखना कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है। तो मेनली जो ओरिजिन होगा कोई भी टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट का, वो 3 लेयर में से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो एपिथेलियल टिश्यू जो आती है वो एक्टोडर्म से भी आती है, मेसोडर्म से भी आती है और प्लस एंडोडर्म। यानी कि तीनों लेयर में से एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो ओरिजिन होती है। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है वहाँ पे फर्स्ट होता है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट टिश्यू फाउंड इन एम्ब्रियो। और तीसरी चीज़ याद रखनी है आपको, इसका मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन आपको AR वाले क्वेश्चन में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो जब भी आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने बैठे तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका ओरिजिन इम्पोर्टेंट है कि भाई एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से आता है। और दूसरा फर्स्ट टिश्यू जो है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में फाउंड होता है, ये आप याद रख सकते हो, कभी AR में पूछा जा सकता है। और फाइनली इसमें याद रखना है आपको, प्रोटेक्शन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। इतनी चीज़ें आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बेसिक पता होनी चाहिए। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और क्या आगे अपन देख सकते हैं उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे अपन कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, किधर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बात की, एग्जाम्पल के लिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जिसमें आपने बोला कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्सपोज्ड सरफेस है बॉडी पार्ट्स के, वहाँ पे ही होती है। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल सरफेस में क्या होता है, स्किन पे जो टिश्यू है सबसे बाहर वाला लेयर वो क्या है, एपिथेलियल। इंटरनली एक्सपोज्ड क्या होगा, तो जितनी भी ट्यूब्स होती है ना, ट्यूब का अंदर वाला एरिया जो होता है वो एक्सपोज्ड एरिया कहलाता है। तो जितनी भी ट्यूब्स होती है बॉडी में, चाहे वो ईसोफेगस है, या ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, या अपने पूरा का पूरा GIT है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सारे के सारे के अंदर क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू होगी। तो ये याद रखना है। अब आपने स्किन को अगर देखा होगा तो स्किन में अगर कोई डैमेज होता है तो तुरंत ही क्या हो जाता है, उसमें रीजनरेशन हो जाता है। या GIT में भी अगर आप देखोगे कि कोई भी एब्रीवेशन होता है, लाइक आपको अल्सर हो गया या कुछ भी होगा, तो उसमें भी तुरंत क्या हो सकता है, रीजनरेशन होता है। तो एक चीज़ याद रखना कि रीजनरेशन पावर जो होती है ना, वो प्रेजेंट होती है किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब उनके बीच में आप देखोगे इंटरसेल्यूलर जो स्पेस होना चाहिए वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। और इसकी वजह से अगर स्पेस नहीं है तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ब्लड वेसल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली एवेस्कुलर है। अच्छा, रिलेटिवली एवेस्कुलर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कॉक्लियर जो एपिथेलियल होती है, ईयर में होती है कॉक्लियर एपिथेलियल, वहाँ पे सिर्फ आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में इतना आपको याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एनिमल टिश्यू की शुरुआत की थी कि एनिमल टिश्यू में सबसे पहले टिश्यू समझते हैं, टिश्यू की अपन ने डेफिनेशन देखी, टिश्यू क्या क्या होता है। यहाँ से एनिमल टिश्यू की शुरुआत की थी। 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं जिसमें एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे थे अपन। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू में।
ठीक है, मॉडिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखो कि एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सबसे बाहर वाला लेयर है, मतलब बाहर वाला मतलब इंटरनली या एक्सटर्नली एक्सपोज्ड एरिया है। इस पे या तो सीलिया हो सकता है, क्या हो सकता है, और सीलिया होते हैं मोटाई, यानी कि घूमेंगे, तो या तो सीलिया हो सकते हैं। अच्छा, सीलिया कहाँ होते हैं, तो आप देखना इसका लोकेशन याद रखो, ये होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। दूसरा ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इन दोनों जगह पे आपको सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है, यानी कि सीलिया है। दूसरा एक हो सकता है, मान लो कि एपिथेलियल सेल्स है, इसके ऊपर आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन किधर चाहिए आपको, तो एक तो ये जगह होते हैं कहाँ पे, स्टमक में होते हैं। देखो मैं आपको बाकी के एग्जांपल बाद में लिखा दूंगा, अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये सीलिया हो सकती है ना। और तीसरा ये हो सकता है, एक स्टीरियोसीलिया करके आता है। ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू है और इसमें इस तरीके कोनिकल शेप के सीलिया होते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। अच्छा, ये भी होते हैं नॉन मोटाइल। क्या होता है, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, वास डिफरेंस में और एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस में, ठीक है। ये होते हैं स्ट्रेंथ के लिए। आप इतने 3 मॉडिफिकेशन याद रखो, अभी तो बहुत कुछ समझना है। टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू में अपन इन सारे एग्जाम्पल को फिर से कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको कितना याद रखना है कि भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉडिफिकेशन देखो। अब होते हैं जंक्शन कुछ, तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या जंक्शन हो सकता है उसकी बात करते हैं। जंक्शन क्या क्या होता है, जंक्शन समझने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा से। सबसे पहले समझते हैं ये दोनों क्या है, सेल्स है। मान लो कि सेल 1 है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। अगर दोनों सेल के बीच में इसी तरीके का जंक्शन है, यानी कि कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों सेल इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। अच्छा, ऐसे नॉर्मली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं जोनुला, यानी कि जोना, कोई पर्टिकुलर जोन। ये वाला जो जोन है वो एक दूसरे से ऑक्लूड हुआ है, तो टाइट जंक्शन को बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं जोनुला
ऑक्लूडेंस, क्या बोलते हैं, जोनुला ऑक्लूडेंस। दूसरे टाइप का जंक्शन होता है जिस जंक्शन में क्या रहता है कि दोनों सेल के बीच में गैप होती है। यानी कि मान लो कि ये सेल 1 है और ये दूसरा वाला आपका सेल 2 है और इन दोनों के बीच में इधर गैप है। इस वाले जंक्शन को अपन बोलते हैं क्या, गैप जंक्शन। अच्छा मानो अगर दो सेल के बीच में इस तरीके का टाइट जंक्शन है तो वो यहाँ से यहाँ इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंस होते हैं, सेल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, उन दोनों को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने नहीं देता। यानी कि लीकिंग को ये प्रमोट नहीं करता, जबकि ये आराम से अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये लीकिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है कि भाई हाँ हम शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरे टाइप का जो जंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। क्या जंक्शन होता है, समझते हैं। इस तरीके का जंक्शन होगा, ध्यान से समझना। ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन में दो सेल के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है वो होता है माइक्रोफिलामेंट। क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। और जो प्रोटीन को यहाँ कनेक्ट करके रखता है इसे अपन कहते हैं प्लेक या प्लाक, जो भी आप कह सकते हो। और बीच में होता है हाइल्ड्रोनिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोनिक एसिड होता है। इस वाले जंक्शन को बोलते हैं जोनुला एडेरेंस। क्या बोलते हैं, जोनुला एडेरेंस, क्योंकि एक दूसरे से चिपका होता है। अब इसके साथ अगर ये सेम स्ट्रक्चर इधर है, मान लो ये सेम स्ट्रक्चर इधर था, लेकिन यहाँ पे बीच में ऐसे पॉइंटी दो प्रोटीन आ जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं इंटरसेल्युलर प्रोटीन। ये सब था, लेकिन बीच में यहाँ पे दो प्रोटीन आ गए। ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे वाले एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहे हैं। ये होते हैं इंटरसेल्युलर प्रोटीन। क्या है, इंटरसेल्युलर प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है कि ऊपर जो माइक्रोफिलामेंट है वो यहाँ पे होते हैं टोनोफाइब्रिन। ये डिफरेंस है। और बाकी यहाँ पे भी इसको एनकरेज करने के लिए क्या होता है, प्लेक तो होता ही है, यहाँ पे भी प्लेक होता है। इस वाले को कहते हैं अपन मैक्यूला एडेरेंस। अब मैक्यूला का मतलब बायोलॉजी में होता है पॉइंटी। यहाँ पे दो पॉइंटी प्रोटीन होता है। ये जो दोनों के बीच का जंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉइंटी होता है। अच्छा, अगर यही मैक्यूला एडेरेंस जो होता है, मैक्यूला एडेरेंस को दूसरा बोलते हैं डेस्मोसोम्स। क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स। लेकिन यही मैक्यूला एडेरेंस जो होता है वो सिर्फ हाफ पार्ट में ही है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं अपन हेमीडेस्मोसोम्स। क्या बोलते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स। तो ये थे जंक्शंस इन एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन के जंक्शन होते हैं, एक होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है गैप जंक्शन, फिर जोनुला एडेरेंस होता है, मैक्यूला एडेरेंस जिसको डेस्मोसोम बोलते हैं, और हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और जंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, मान लो कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये ऐसे ना जुड़ के ऐसे जुड़ता है एक दूसरे में। पजल कैसे जाती है वैसे। इस वाले जंक्शन को बोलते हैं इंटरडिजिटेशन।
देखो इसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुसे हुए हैं, यानी कि इंटरलॉकिंग अच्छे से देंगे। दूसरा, इनके बीच में सरफेस एरिया बढ़ता है। ये इतना ही सरफेस एरिया है, लेकिन ये ऐसे फोल्डिंग होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है, तो अच्छे से आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो पाते हैं। ये आपको कार्डियक मसल में दिखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिदमिसिटी के लिए, अच्छे कंडक्शन के लिए इंटरडिजिटेशन अगर होगा तो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल पाएगा। इंटरडिजिटेशन में भी वहाँ पे गैप जंक्शन आपको देखने को मिलता है, ताकि अच्छे से कंडक्शन जो होता है वो अच्छी स्पीड के साथ फॉलो हो पाता है। ठीक है, तो ये जो है अपन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी एपिथेलियल टिश्यू की, उसके मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं और उसके जंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। अभी एपिथेलियम टिश्यू का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स जो होते हैं विद इन द एपिथेलियल टिश्यू, नॉट विद इन द बट अराउंड द एपिथेलियम टिश्यू। अपन देखते हैं कि मान लो एपिथेलियल टिश्यू का ये जो सेल है इस तरीके से, एपिथेलियम टिश्यू के नीचे हमेशा के लिए कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऑलवेज वहाँ पे कौन होगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे मान लो कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कौन है, एपिथेलियल टिश्यू, ये सेल्स है, नीचे कनेक्टिंग टिश्यू है, और इसके बीच में होता है कौन, बेसल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है, एक होता है बेसल लेमिना और दूसरा होता है फाइब्रस लेमिना। एक क्या होता है, बेसल लेमिना, एक होता है फाइब्रस लेमिना। देखो बेसल लेमिना जो होता है उसके अंदर होता है हाइलुरोनिक एसिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये सब होता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब होते हैं। जबकि फाइब्रस लेमिना में नाम से ही पता चलता है फाइबर होंगे, कौन कौन से, कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं या तो रेटिकुलिन फाइबर। ये सब टर्म्स अभी आपको टफ लग रही होगी कि कौन फाइबर्स है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, लेकिन ये आगे जाते जाते नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। अब याद रखना कि एपिथेलियम टिश्यू के पास खुद का ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, रिच इन ब्लड सप्लाई होगा, ताकि वो यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन दे पाए। ठीक है, ये याद रखना। अब मैंने नॉर्मली कहा कि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या होता है, टाइट जंक्शन होते हैं, यानी कि कोई गैप नहीं होती, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। लेकिन कॉक्लियर एपिथेलियम ऐसी है जिसके बीच में एक लेस अमाउंट ऑफ आपको क्या देखने को मिलती है, स्पेस मिलती है। और ये जो लेस अमाउंट ऑफ स्पेस होती है वहाँ पे कुछ अमाउंट में ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये कॉक्लियर एपिथेलियम जो होती है वो रिलेटिवली वेस्कुलर देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। बाकी एपिथेलियम टिश्यू को अपन ने एवेस्कुलर बोला है। तो कोई पूछे तो बोलना क्या है, एवेस्कुलर ही है भैया, बढ़िया बात है। चलो, तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे अपन ने एपिथेलियल टिश्यू के, और इतने आपको याद रखना है। टिश्यू क्या है, एपिथेलियम टिश्यू क्या है, उसके लोकेशन क्या क्या हो सकती है। इसके एग्जांपल कल देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है। जितने एग्जांपल हुए उतने याद रखने हैं आपको। ओके, चलो, थैंक यू।